When it comes to romantic relationships, then it is very different because I think there trust becomes really important. और वहाँ पे अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा possessive है, controlling है, आपको they're not giving you the space and freedom कि आप जाओ अपना life भी जियो, then that is a problem. In-laws का ये expectation कि हमारी बहू आएगी और वो हमसे कभी भी कुछ भी कोई भी fight नहीं होगा, वो भी unrealistic है क्योंकि आपके खुद के बच्चे आपसे झगड़ते हैं, right? Heartbreak जो होता है obviously I think सबको एक ना एक बार तो होती है, इनफैक्ट होनी चाहिए आई थिंक. जैसे टीनेजर्स होते हैं, आप रिलेशनशिप में हो, आपको लगता है कि ये तो मेरा पहला प्यार है, सब हम साथ रहेंगे, ऑल ऑफ दैट, और फिर सडनली आपको पता चले कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है. जब वो इंसान आपको दिखाता है कि उनको आपकी फ़िक्र है ही नहीं, तब आप रियलाइज़ करते हो कि मैंने रॉन्ग इंसान को अपना प्यार दिया है. कि सोलमेट्स भी एज अ कॉन्सेप्ट अपेरेंटली हर इंसान के लिए एक्चुअली दुनिया में 7 सोलमेट्स हैं. नमस्ते, स्वागत है आपका मेरी कलम के इस नए एपिसोड में. आज हमारे साथ जो लेखिका जुड़ने वाली हैं वे है अंजलि कृपलानी जी, जिन्होंने किताब लिखी है 19 Till I Die. उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं और अपनी हर किताब में उन्होंने रिश्तों के ऊपर बहुत स्पेसिफिक फोकस दिया है कि कैसे रिश्तों को हम बेहतर बना सकते हैं. उन्होंने कहानियों में वीव करके सिखाया है, समझाया है. वो प्रिंट मीडिया में रह चुकी हैं, रेडियो जॉकी रह चुकी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट रह चुकी हैं, आरजे वो थी साउथ अफ्रीका में, ट्रैवल बहुत किया उन्होंने, वो टेलीविज़न मीडिया में रह चुकी हैं और जैसा हमने बताया किताबों की लेखिका हैं. चलिए करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स के ऊपर बात. शुरू करें. नमस्ते अंजलि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी कलम में. आपने बुक लिखी है 19 Till I Die. तो इसमें शुरुआत में आपने लिखा है कि ये बुक किन के लिए है, जो यंग हैं और जो यंग एट हार्ट हैं. यस. तो इसके कैरेक्टर्स पे बात करते हैं आज. एक कैरेक्टर है टिया का. या तो वो जब इनिशियली शुरुआत में जब पार्टी का सीन होता है तो जिक्र आता है वरुण और नेहा, उसकी Yes. फ्रेंड का. तो रिलेशनशिप्स में कंट्रोलिंग नेचर जब होता है किसी का, तो प्रोटैगनिस्ट टिया की फ्रेंड नेहा बार बार अपने फॉर्मर लवर Yes. एक्स के पास जाती है, यस, जिसका कंट्रोलिंग नेचर होता है, करेक्ट. जिसका होता है. और टिया को लगता है कि उसके पेरेंट्स का भी ओवर प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग Yes. नेचर है. करेक्ट. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आप ऐसी रिलेशनशिप में हो, जब या तो किसी का कंट्रोलिंग नेचर है या आपको लग रहा है कि है. या सो आई थिंक इस बुक में ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि फिर टिया उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हैं, दे आर नॉट लेटिंग मी गो आउट एंड एन्जॉय माई सेल्फ, एंड शी इज़ 19. तो जैसे कि हम सबको पता है उस उम्र में यू जस्ट वांट टू गो आउट, यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और हमें काफ़ी बार लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं एंड दे स्टॉपिंग अस फ्रॉम लिविंग आवर लाइफ. बट इस बुक में टिया का बहुत कैरेक्टर ग्रोथ भी होता है, वे एट सम पॉइंट शी रियलाइजेस कि एक्चुअली हर पेरेंट्स वो ओनली डूइंग दिस बिकॉज दे लव्ड हर, सो दे वर लुकिंग आउट for, they just want her to be safe. So usually लोग always पूछते हैं मुझे कि the books you write क्या आपके life से inspired है. तो of course certain things get taken from your own life. तो जब मैं टीनेजर थी तो मुझे ये प्रॉब्लम होता था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि बाहर तो जा रहे हो बट अब इस टाइम तक वापस आना है, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक अरे बट इस टाइम तक तो इस टाइम पे लोग क्लब्स में आएंगे, अभी आप बोल रहे हो 11 बजे घर आ जाओ. सो आई यूज्ड टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड. लेकिन जैसे टिया को ये एक्सपीरियंस हुआ, सिमिलर एक्सपीरियंस एक बार मुझे हुआ बुक में. जैसे उसको होता है कि इन द वर्ल्ड एक्चुअली नो वन विल लव यू एज मच एज योर पेरेंट्स लव यू. सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स कितना केयर करते हैं मेरे लिए, एंड मुझे लगता था कि नहीं, दे जस्ट डोंट वांट मी टू लिव माई लाइफ. सो इट्स समथिंग विच टीनेजर्स गो थ्रू एंड इट्स काइंड ऑफ इट्स ग्रोथ, इट्स रियली ग्रोइंग अप. And when it comes to, of course, but when it comes to romantic relationships, then it is very different because I think there trust becomes really important. और वहाँ पे अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा possessive है, controlling है, आपको they're not giving you the space and freedom कि आप जाओ अपना life भी जियो, then that is a problem. Because for a healthy relationship, you don't need to be together 24/7. In fact, आप irritated चिढ़ ही जाओगे एक दूसरे से. You should give the other person space कि आप अपने hobbies pursue करो,
आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, दैट्स हेल्दी. एंड देन व्हेन यू मीट अगेन you'll actually have more to talk about, right? Because you've let your partner go and experience other things without you. In fact, जो ओपन माइंडेड रिलेशनशिप्स होते हैं आजकल, many times the husbands are telling the wives, जाओ तुम एक सोलो ट्रिप करके आओ, because that experience which you have where you're going to meet people, you're doing things on your own, that is like nothing compares to that, right? So just because you're in a relationship or you're married, it doesn't mean you have to clip your wings and you're not able to live your life. So I think control and possessiveness, many times लोग सोचते हैं, लड़कियां काफ़ी times relationships में होती है ऐसे, जब लगता है कि he's very possessive because he loves me. There's a difference. Someone who really loves you will give you that space. So so when it comes to this book, I think it's very different with parents. With parents also, and that's the thing, it's a two-way street, because even her parents, टिया के parents, आगे चल के book में realize करते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, we need to give her that space. So this book is, it's not just saying कि नहीं बच्चे ही गलत होते हैं, parents को गलत नहीं समझना चाहिए. Parents को भी समझना चाहिए that as your children are growing up, they need that space. So I think space is something which becomes very healthy in a relationship, and that will come from trusting the opposite person. जी, जैसा आपने बोला भी, एक ना बहुत सारी लेयर्स हैं कैरेक्टर्स के और स्टोरी के बीच में, जिन लेयर्स के थ्रू हिडन मैसेजेस हैं जो पढ़ने वाले का अगर इंटेंशन हो तो वो रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है वो मैसेज ले सकता है किताब से. ऐसा ही एक कैरेक्टर फियोना का है, जैसे दिल्ली बेस्ड है, पढ़ती है नॉर्मल एक 12th क्लास में, सूट्स देखती है, वेब सीरीज, टिपिकल जो आज की OTT बिंज वॉचिंग वाली जनरेशन. वो उसके डिनर टेबल पे उसकी मॉम और ग्रैंडमा के बीच में एक सॉर्ट ऑफ टेंशन होती है, राइट. तो अडल्ट्स की कई बार रिलेशनशिप्स का जो बच्चे देखते हैं, क्या उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि उसका इम्पैक्ट भी बच्चों पे पड़ता है और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स पे पड़ता है? आई थिंक जैसे कि आपने कहा, आई थिंक स्पेशली इंडिया में जब लोग बड़े होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में ग्रो अप करते हैं, तो ये होता है. बहुत कम होगा एक हम साथ साथ है वाला फैमिली जो सब लोग इतने खुश हैं, और ऑब्वियसली व्हेन आप एक परिवार में रहोगे तो ये अनबन होती रहेगी. सो आई थिंक हमारे जनरेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स के इन लॉज के साथ स्ट्रगल्स, या ग्रैंडपा, दादी दादू के साथ स्ट्रगल्स होते हैं कुछ, आई थिंक इट इज़ ऑल जस्ट रिलेशनशिप्स के बारे में और ही सिखाते हैं. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक रिलेशनशिप्स को लेके कुछ लोग काफ़ी नाइव भी होते हैं कि प्यार जब होगा मुझे तो वो इंसान के साथ मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगी, या वो इंसान मुझे मेरी हर बात समझेगा, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे. बट ऑब्वियसली रियलिटी ऐसा नहीं होता है, राइट. सो बिकॉज जब तो दो लोग साथ में आते हैं इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है, दोनों अलग इन्वायरमेंट से आए हैं, यूजुअली, और ऐसा ही होता है, जैसे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं. तो ज़्यादातर लोग मिलेंगे जो बहुत अलग परिवारों में पले बड़े हैं. सो या फिर उन दोनों के ऊपर है कि हम अपने डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करें, हैंडल करें. और झगड़े तो होंगे, बट एकदम से दरार नहीं आना चाहिए रिलेशनशिप में. तो वो भी हेल्दी होता है कि समझना कि ये इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है, नॉट नेसेसरी गलत है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग. हाँ, मे बी अपने फैमिलीज़ में ही अगर हम देखें कि ऑब्वियसली हम भी झगड़ते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो सो इवन इन लॉज का ये एक्सपेक्टेशन कि हमारी बहू आएगी और वो हमसे कभी भी कुछ भी कोई भी फाइट नहीं होगा, वो भी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि आपके खुद के बच्चे आपसे करते हैं, राइट. सो ये दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर लोगों में आ जाए तो हर चीज़ इतना पर्सनली नहीं लेंगे, तो समझ में आएगा कि हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है. मे बी मैं आई डोंट अग्री विथ इट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सही हूँ. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ में. सो या आई थिंक टीनेजर्स, यंग पीपल अपने खुद के परिवार में ही ये सब देख के सीख सकते हैं. बट अगेन देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन टॉक्सिक, जो कहते हैं हम टॉक्सिक रिलेशनशिप, और अ हेल्दी रिलेशनशिप. सो अगर आप हर बार झगड़ रहे हो और कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता, और कोई एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहता, तो वो अलग बात हो जाता है. सो आई थिंक
देयर इज़ अ लॉट टू लर्न. जैसे आपने कहा, जिसको अगर सीखना है या तो किताब से या तो ज़िंदगी से, वो तो सीख ही लेगा. जी मैम, जैसे आपने अभी यंगस्टर्स का जिक्र किया, हम्म, तो इसमें जो जैद का कैरेक्टर है हम्म, उसके साथ जो होता है, आजकल हम मीडिया के एंड पे भी देखते हैं, जैसा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है वो सोसाइटी में भी है, विच इज़ हार्ट ब्रेक के अराउंड. करेक्ट. चीटिंग, अडल्ट्री इन रिलेशनशिप्स, इनफिडेलिटी. तो जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उससे मेरा मतलब था, एक मूवी आई रिसेंटली, खो गए हम कहाँ. यस. एक इससे पहले सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीपिका की मूवी आई थी, गहराइयाँ. गहराइयाँ. हाँ जी. तो कंटेंट भी बताया जाता है कि सिनेमा इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी. करेक्ट. तो सोसाइटी में भी ऐसा हो रहा है. ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं, या फिर जब आती हैं तो जो भी कह सकते हैं सफ़रर के एंड पे होता है. सफ़र, अगर मैंने यूज़ कर लिया वर्ड, डजंट मीन कि कोई कल्प्रिट है, Yeah. बट इस डायनामिक्स में कोई कैसे अपने आप को लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. आई थिंक हार्ट ब्रेक जो होता है, ऑब्वियसली आई थिंक सबको एक ना एक बार तो होती है. इनफैक्ट होनी चाहिए, आई थिंक, बिकॉज उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है. सो ऑब्वियसली अच्छा है अगर यंग एज में हो जाए, मतलब आप इट्स बेटर कि आप शादीशुदा ना हो और आपका पति चीट करे, तो वो बहुत अलग कहानी होती है. बट अगर आप यूजुअली जैसे टीनेजर्स होते हैं, आप रिलेशनशिप में हो, आपको लगता है कि ये तो मेरा पहला प्यार है, सब हम साथ रहेंगे, ऑल ऑफ दैट, और फिर सडनली आपको पता चले कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, आई वुड से उससे आप सीख लो. मतलब उससे बहुत कुछ सीखने को एक्चुअली मिलता है. एक तो कि हमको लगता है, जब स्पेशली जब प्यार होता है और पहली बार, आई थिंक लोगों को लगता है कि मैं तो इस इंसान के बिल्कुल इस इंसान के बिना रह ही नहीं सकता. लेकिन ज़िंदगी आपको सिखाएगी कि एक्चुअली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हम सब, कोई भी इंसान रह सकता है किसी भी सिचुएशन में एक्चुअली. और दैट इज़ वाई दे से कि जब आप उस सिचुएशन में हो तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है इन रियलिटी. तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे इस इंसान के बिना तो मैं कभी नहीं रह पाऊँगा. बट जब वो इंसान आपको हर्ट करता है, जब वो इंसान आपको दिखाता है कि उनको आपकी फ़िक्र है ही नहीं, तब आप रियलाइज़ करते हो कि मैंने रॉन्ग इंसान को अपना प्यार दिया है. एंड फिर आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करते हो. एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ आपको एक्चुअली और चांसेस देगी. दे से कि सोलमेट्स भी एज अ कॉन्सेप्ट, अपेरेंटली हर इंसान के लिए एक्चुअली दुनिया में 7 सोलमेट्स हैं. सो इट्स नॉट कि एक ही है जिसके साथ आपकी दिल आपका दिल लगेगा और कोई नहीं ऐसे हो सकता. इट्स, और या आपका कनेक्शन ऐसा किसी और के साथ नहीं हो सकता. इट्स दे से लव इज़ एक्चुअली, इट्स अ रिफ्लेक्शन. मतलब आप जैसे अंदर फील कर रहे हो, दूसरा इंसान भी मिरर करता है. तो ये जो टर्म्स हो गए हैं सेल्फ लव, पहले मुझे लगता था कि क्या लोग ऐसे ही कह रहे हैं, बट एक्चुअली रिसेंटली मैंने भी काफ़ी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी है, काफ़ी लाइफ के बारे में भी सोचा है, देखा है. ऑब्वियसली जैसे आप बढ़ते हो, आप लोगों से बात करते हो, Evolve जिस करते. या एंड नॉट जस्ट, मतलब ये सब जो चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप्स टूटना या चीटिंग है, ये सब या तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, या आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे, या रिलेशनशिप्स में ब्रदर्स सिस्टर्स, उनके लाइफ फैमिली डायनामिक्स देखोगे, तो उन सब से आप सीख सकते हो. और आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली जो लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है हमारी लाइफ में, वो अपने खुद के साथ ही है. सो विच इज़ वाई सेल्फ लव इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को प्यार करो. और उसका भी डिफरेंस होता है. एक होता है सेल्फ लव, बट उसमें ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे अंदर. उस सेल्फ लव का बहुत बड़ा हिस्सा होता है सेल्फ अवेयरनेस, कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं जो मैं सुधार सकती हूँ. ठीक है, मेरे पास ये सब मिस्टेक्स मैंने शायद की है लाइफ में, या ये सब गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मुझ में कुछ फॉल्ट्स है. ऑब्वियसली कोई परफेक्ट नहीं होता. तो सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन डिस्पाइट ये आई स्टिल डिज़र्व लव. मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, और मुझे मिलेगा. एंड आई बिलीव अ लॉट, आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी द सीक्रेट एंड मैनिफेस्टिंग, राइट. अगेन ये सब टर्म्स अब जब लोग सुनते हैं कि सब लोग कहते हैं हाँ कुछ भी, मैंने कितना मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये तो चीज़ मेरे लाइफ में हुआ नहीं. बट आई थिंक
there's a again I think हम सबका लाइफ एक मिक्स होता है. एक होता है जो लिखा होता है विच इज़ डेस्टिनी. एंड मैं इन सब कॉन्सेप्ट से हमेशा बहुत मैंने हमेशा बहुत काफ़ी सोचा है इसके बारे में कि हमारी ज़िंदगी कितनी हमारे खुद के हाथ में है और कितना प्री रिटन है, कितना डेस्टिन है. और आई थिंक मेरा फाइनल सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन यही है कि जो भी होता है सब मिक्स, इट्स अ मिक्स. मतलब एक होता है कि अपना पूरा मेहनत करो, आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, देखो, अपने आप विजुअलाइज करो कि मैं यहाँ हूँ, मेरे गोल्स अचीव हुए हैं. एंड नॉट जस्ट मैनिफेस्ट एंड विजुअलाइज, वर्क टुवर्ड्स इट, काम करो. लेकिन सपोज नहीं हुआ तो यू कैन नॉट, फिर आप एकदम से नहीं कह सकते हो कि अरे मेरी लाइफ तो इतनी ख़राब है, मेरे लिए तो कुछ नहीं होता है. उसमें भी कुछ वजह होगी, मे बी लाइफ आपको कुछ बेहतर देना चाहता है जो आप उस टाइम पे नहीं देख सकते. सो आई ऑलवेज फील कि एंड में सब ठीक होता ही है. अभी शायद नहीं दिखेगा आपको वो, लेकिन 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको दिखेगा कि यार एक्चुअली तो यही बेटर था मेरे लिए. सो या आई थिंक इंसान को मेचोरिटी आ जाती है जब ऐसी चीज़ें होती है, हार्ट ब्रेक्स और चीटिंग या आपके साथ ऐसे सब चीज़ें जो होती हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ हो रही है आजकल. बट द मेन थिंग इज़ आपकी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती किसी एक इंसान के चले जाने से. वो रियलाइज़ करना कि जब तक मैं अपने साथ हूँ और मैं अपने लिए अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करती रहूँगी, तब तक इट्स नेवर ओवर बेसिकली. सो आई थिंक वो रियलाइजेशन शायद ऐसे ही चीज़ों से होती है. सो समटाइम्स लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ये हुआ, उसने मुझे धोखा दिया. बट आपको रियलाइज़ करने के लिए कि एक्चुअली मैंने उस इंसान को अपनी दुनिया बना ली थी. आई शुड बी द फोकस ऑफ माई सेल्फ, मेरे गोल्स, मेरे सपने, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से. एंड लेट मी वर्क ऑन दैट. और जब इट्स वेरी अमेजिंग एक्चुअली, सब कुछ कनेक्टेड होता है. आप अपने लिए चीज़ें करोगे, आप अपने काम में बढ़ोगे, आप सक्सेसफुल फील करोगे या सक्सेसफुल होगे, तो आपका जो एनर्जी होगा वो बहुत ऑब्वियसली हाई वाइब्रेशनल हो जाएगा. तो आप और अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. तो वेदर लव, लाइक अ सेकेंड चांस एट लव, कोई और नया इंसान या अच्छे फ्रेंडशिप्स, लोगों से कनेक्ट करना जो आपको हेल्प करेंगे. सो इट्स ऑल एनर्जी फ्रैंकली, एंड दिस इज समथिंग मैंने रियलाइज़ किया. जी. आपने डेस्टिनी का जिक्र किया तो डेस्टिनी से मुझे आपकी ये किताब याद आई, रिटन इन द स्टार्स. यस. सोलमेट बोला आपने. सोल, आत्मा, रूह. जहाँ आत्मा का कॉन्सेप्ट आएगा तो आत्मा है तो परमात्मा भी है. करेक्ट. तो डू यू बिलीव इन गॉड? डेफिनेटली, या. तो क्या हैविंग फेथ इन गॉड, क्या इससे हेल्प मिलती है हमारे रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स में? यस, आई थिंक आजकल की दुनिया में, बिकॉज आई थिंक और ये रियलाइजेशन शायद सबको तब हुआ जब कोविड हो गया. और वो सब चीज़ें जो किसी इंसान के कंट्रोल में ही नहीं था, सडनली अचानक से हम जैसे लाइफ जी रहे थे, सबकी लाइफ बदल गई, राइट. कुछ लोगों की बहुत बुरी तरह बदल गई कि दे लॉस्ट पीपल इन दैट पैंडेमिक, जो बहुत ऑब्वियसली वेरी बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात थी. लेकिन कुछ लोग के साथ, अगर आपके साथ उस पैंडेमिक में कुछ ऐसा खास बुरा भी नहीं हुआ, चलो आप सिर्फ घर पे ही थे 2 साल, आपके साथ कुछ मेजर बुरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में जो इंसान को लगता है कि रेस्टलेसनेस, कि मैं घर पे ही बैठा हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे बाहर जाना है, मेरी लाइफ ही रुक गई है, वो सारी फीलिंग्स. फिर अपने साथ बैठना कि ओके ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो मैं अब थोड़ा रिफ्लेक्ट करती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, क्या चाहिए मुझे लाइफ में, मेरे गोल्स क्या हैं. सो आई थिंक जब वो होता है, जब वो टाइप की चीज़ें होती हैं, तब रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं. एंड उस टाइम पे इंसान जिनको कोई फेथ नहीं हो, जिनको कोई बिलीफ ना हो, उनके लिए मुश्किल हो जाती है लाइफ जीना. बिकॉज जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी लाइफ में, आप देखोगे तो इफ़ यू डोंट हैव कोई बिलीफ, कोई फेथ, और मैं नहीं कहती हूँ कि सिर्फ भगवान में होना चाहिए, मुझे है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर किसी को भगवान में भी नहीं हो तो खुद में या यूनिवर्स में आप किसी चीज़ में विश्वास अगर रखोगे कि चलो अभी प्रॉब्लम्स है, बट ये हमेशा ऐसे नहीं होगा, चीज़ें बेटर होंगी, और वो फेथ रखना, वो होप रखना,
आई थिंक वो ही इंसान को मुश्किल वक्त में से निकाल सकता है. तो आई फील कि हमारे फैमिली में हम बचपन से, हमारे गुरुजी हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमेशा पूजा पाठ की है घर में, और वो इम्पोर्टेंस हमेशा देते थे भगवान को. तो शायद किसी स्टेज में, मे बी टीनेज फेज़ में, मैं भी थोड़ा दूर हो गई थी मे बी भगवान से, और हमें लगता है कि ये सब इस सब में नहीं पड़ना, मुझे अपना लाइफ जीना है. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं और जब कभी कभी कोई सोल्यूशन ही नहीं आता है और बहुत माइंड कंफ्यूज होता है, तब उस टाइम पे भगवान या फेथ या अपने साथ बैठना, मेडिटेशन करना, अपने साथ सॉर्ट ऑफ अंदर जाना, गोइंग इनवर्ड जैसे कहते हैं, उस टाइम पे वही ऑप्शन होता है आपका, क्योंकि उस टाइम पे बाहर से तो कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है. सो आई फील लाइक, जैसे कहते हैं कि शायद हम भी भगवान को जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम भूल जाते हैं, और जब प्रॉब्लम्स आते हैं तभी याद करते हैं. और आजकल की जैसे दुनिया, आई थिंक सबके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. जैसे सोशल मीडिया आपको दिखाएगी कि सब लोग बहुत खुश है, विच खो गए हम कहाँ. ऑल्सो टच्ड ऑन वही कि सब लोग दिख रहे हैं कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से जो प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हैं, कभी कभी आपके बहुत क्लोज फ्रेंड भी क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या क्या गुजर चुके हैं अपने बचपन में, आपको पता भी नहीं होगा. एंड नॉट ओनली फ्रेंड, इट कुड इवन बी योर पार्टनर, इट कुड बी समवन जो आपको लगता है मैं इस इंसान के बारे में सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, बट एक्चुअली वो क्या छुपा रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा. सो आई फील लाइक आजकल की दुनिया में सब लोगों के पास बहुत सारे इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं. अगर बाहर से भी दिखता है कि सब कुछ अच्छा है किसी इंसान में, कुछ ना कुछ इशू तो है ही. तो इस टाइम्स में आई थिंक भगवान का में फेथ होना हेल्प करता है किसी इंसान को, और फिर वो हर मुश्किल से आपको वो फेथ आपको निकाल के रहेगी, वेदर रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, वर्क इश्यूज़ हो. वही रियलाइजेशन कि ठीक है अभी ये चीज़ चला गया, बट माई सेल्फ वर्थ, मेरा जो सेल्फ वर्थ है वो इस जॉब से नहीं जुड़ा था या इस इंसान से नहीं जुड़ा था. मैं बढ़ती रहूँगी लाइफ में, मेरे लिए और बेटर चीज़ें लिखे हैं. और वो भगवान से वो फेथ मिलता है, क्योंकि आप किसी भी भजन के भी शब्द सुनोगे तो उससे भी राहत मिलेगी आपको कि काफ़ी कुछ. कभी कभी मैं भजन के बारे में, क्योंकि मेरे लिए वर्ड्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो भजन के भी वर्ड्स जब आप सुनोगे तो इवन एज सिंपल एज ओम जय जगदीश का कि भगवान है और सब ठीक होगा, कष्ट मिटेंगे. तो आई थिंक वही है फेथ, या तो भगवान में या अपने आप में या यूनिवर्स में या सब में. जी, जैसा आपने कहा, होप इज़ ऑल वी नीड. Yeah. और वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो पुराने लोग कहते थे ना, शब्द ब्रह्म, वर्ड इटसेल्फ इज़ गॉड. करेक्ट. कमिंग टू योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, यस. आपने ट्रैवल भी बहुत किया है. हाँ जी. उसकी, आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की उसका क्या इम्पैक्ट रहा, उससे क्या हेल्प मिली आपकी राइटिंग जर्नी में? हाँ जी. आई थिंक ट्रैवलिंग बेसिकली आप वही है कि आप यूजुअली अपनी ज़िंदगी में होते हो तो आप बहुत अपने ही लाइफ पे फोकस करते रहते हो, राइट, कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है, आप इसी जगह पे जहाँ आप बड़े हुए हैं उसी के इर्द गिर्द मतलब आपके ख्याल भी घूमते रहेंगे. तो जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे इस लाइफ के अलावा ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, कितनों के अलग लाइफस्टाइल्स हैं. और ट्रैवल इसलिए कहते हैं कि आपका माइंड ओपन करता है, क्योंकि कई बार मतलब हमको जो घर पे सिखाया जाता है हमको लगता है वही सही है. तो हमारे पेरेंट्स ने हमको कहा कि इंसान को ऐसे ही लिव करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, 9 to 5 करना चाहिए, यही लाइफ होती है. और आप बाहर जाओगे, आप देखोगे कि कोई लोग अलग कुछ कर रहे हैं, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और खुश है और अपना लाइफ जी रहा है. और तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो सिर्फ वही पाथ नहीं है, इंसान कोई भी पाथ ले सकता है. तो आई थिंक ट्रैवलिंग वही करता है कि आपको दिखाता है कि आपका जो आपने ही हमेशा वही देखा है, आपको रियलाइज़ होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने चीज़ें हैं इस दुनिया में. और इंस्पिरेशन तो होती ही है राइटर्स के लिए. आई थिंक हमेशा से ऑब्वियसली वो आई थिंक क्लीशे भी हो गया है, सब लोग देखते हैं कि राइटर्स एक वो होते हैं जो माउंटेन टॉप पे जाके मतलब कुछ शिमला में बैठे हैं लवली कॉटेज में. काश ऐसा होता,
कि मैं भी मतलब अपने डे टू डे लाइफ से डिस्कनेक्ट होके शिमला में जाके बैठ के लिख सकती, सुकून और शांति में। रियलिटी आजकल के राइटर्स का ये है कि हम अपना लाइफ संभाल रहे हैं, लाइक मैं मेरा भी बच्चा है और घर में मतलब मेड है, वो कुछ कर रही है, तो आप लिख रहे हो और कोई आके बोलेगा कि चीनी ख़त्म हो गई है, चाय पत्ती लाना है, ये वो सब डिस्ट्रैक्शंस और वो सब चलता रहेगा। बट कमिंग टू ट्रैवलिंग, आई थिंक जब भी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिले ट्रैवल करने का तो ले लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दलाई लामा ने भी कहा है कि वंस इन अ ईयर यू शुड स्टेप आउट एंड यू शुड गो एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, बिकॉज आई थिंक अनुभव जो कहते हैं, एक्सपीरियंसेस, नथिंग कम्स क्लोज टू दैट। तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारा पैसा भी है उनके पास, लेकिन वो मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा खर्च करना पसंद करेंगे कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, तो मैं अच्छा घर लूँगी, गाड़ी, और घूमूंगी बाहर, मतलब खाऊंगी, रेस्टोरेंट्स जाऊंगी, तो वो ठीक है, और डायमंड्स खरीदूंगी या ज्वेलरी या एक्सपेंसिव हैंड बैग्स। लेकिन आपको जो मिलेगा एक ट्रिप लेने से, एक ट्रैवल करने से और दुनिया देखने से, नथिंग कैन कंपेयर टू दैट। क्योंकि वही है कि वहाँ के लोगों से बातचीत करना, नए लोग, नए ख्याल, आपका माइंड ओपन हो जाता है बेसिकली। सो राइटिंग में हमेशा ऑब्वियसली मुझे तो हेल्प किया ही है, बिकॉज ये बुक ऑल्सो 19 Till I Die, इट्स अबाउट 4 लोग जो अलग जगहों से हैं, लेकिन वो कनाडा में आके मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। मैंने 1 सेमेस्टर कनाडा में किया हुआ है इसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ, जहाँ पे ये बुक सेट है। और उस एक्सपीरियंस से मेरी लाइफ बहुत बदल गई थी, बिकॉज मैं अभी भी जब सोचती हूँ, आई थिंक वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस यही था। क्योंकि मैं अपने घर से निकली थी, जैसे मैंने कहा था मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव थे, तो मैं पहली बार मैं अपने खुद के लिए सॉर्ट ऑफ मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे सब कुछ संभालना है। अपने रूम की चाबी मिल गई, अब मुझे सब संभालना है एज अ स्टूडेंट। मेरा ये बजट है, इस बजट में ही करना है, बैंक का अकाउंट खोलना है, सब कुछ। तो वो जो इंडिपेंडेंस मिलता है आपको, वो जो और फिर मेरे लिए आई थिंक जो ब्यूटीफुल चीज़ थी वही थी कि मैंने वहाँ पे जो फ्रेंडशिप्स बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे, लोकल कनेडियंस तो थे ही, लेकिन कुछ लोग थे, एक कोई फ्रांस से आया हुआ था, कोई तो मेरे तरह एक्सचेंज स्टूडेंट्स। और हम सब के बीच कभी कभी लैंग्वेज बैरियर भी था, को इन लोगों को इतना फ्लुएंटली इंग्लिश भी नहीं आती, काफ़ी लोगों को नहीं आती थी। तो हम बट फिर भी हम सब लोग फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हम सब का सेम था कि हम घर से अलग दूर थे, और वहाँ न्यू एनवायरनमेंट में थे। तो उस डिस्पाइट इतने अलग बैकग्राउंड से होने के बाद भी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। और तभी रियलाइज़ होता है इंसान को कि हम अपने मन में इतने डिफरेंसेस बना लेते हैं कि नहीं मैं इस इंसान से कभी फ्रेंडशिप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये इतना अलग है मुझसे। लेकिन अगर आप एक्चुअली टाइम स्पेंड करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि इंसान होता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, बट आपका वो दिल बड़ा होना चाहिए और आपको वो सॉर्ट ऑफ होना चाहिए कि मैं लोगों को चांस दूँ। सो ट्रैवलिंग हमेशा ये करेगा आपके लिए। जैसे आपने जिक्र किया अनुभव, हम्म, रियल विजडम जो है वो Yes. एक्सपीरियंसेस से आती है, जो ट्रैवलिंग में काफ़ी हेल्प कर। अदरवाइज हमारे जो बचपन से लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न्स हैं वही ऐसे हम कुएं के मेंढक की Exactly. तरह देखते हैं फिर। एग्जैक्टली। तो आपकी बचपन से रीडिंग जर्नी कैसे शुरू हुई? रीडिंग जर्नी मेरी आई थिंक पहले तो बचपन में एक्चुअली बेसिक आर्ची कॉमिक्स और सबसे हुई थी, फिर एनिड ब्लाइटन, फेमस 5, सीक्रेट 7, आई थिंक एट द एज ऑफ 12, 13, एक्चुअली 10 से, तब से मुझे बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। और एक बार मैंने स्टार्ट किया, फिर तो मतलब आई वॉज लॉस्ट, फिर तो मुझे और पढ़ना था। और फिर मैं साउथ अफ्रीका शिफ्ट हमने किया, मेरे फैमिली ने। उस टाइम पे मैं 13 साल की थी, तो वहाँ पे भी नया एनवायरनमेंट था, एडजस्ट करना था। इनफैक्ट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट था, क्योंकि वो उम्र भी ऐसा होता है कि आप अपने आप में ही श्योर नहीं हो, आप 13 ईयर ओल्ड के हो। तो मुझे इनफैक्ट गुस्सा भी आता था कि मेरे पेरेंट्स क्यों मुझे यहाँ पे लेके आए, मैं तो खुश थी इंडिया में। तो उस टाइम पे लोगों के साथ और आई थिंक उस एज में दूसरे बच्चे भी इतने वेलकमिंग नहीं होते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ओह आप तो इंडिया से हो, मुझे कहते थे आपका एक्सेंट इतना अलग है, आप ये वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हो। सो
वो कनेक्ट करना उस टाइम पे लोगों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट था, हो रहा था। मैंने फ्रेंड्स भी बना लिए, लेकिन वो लगता था कि मैं यहाँ पे बिलॉन्ग नहीं करती हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। तो उस टाइम पे आई थिंक मैंने ज़्यादा बुक्स रीड करना शुरू किया, और जो कंफर्ट मुझे शायद लोगों से नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, वो मुझे बुक से मिलने लगा। और फिर आई अगेन ग्रोथ जर्नी, फिर इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग माय पेरेंट्स, जब तक मैं कॉलेज में पहुंची वहाँ पे, तब तक मैं एक्चुअली लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट करने लगी। और मेरे अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ पे बने यूनिवर्सिटी में, साउथ अफ्रीका में, मैं अभी भी सबके साथ टच में हूँ। हम मिलते भी हैं, कभी कभी मौका मिलेगा तो। और मेरे अभी भी वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो आई थिंक वही होता है कि बुक्स, हाँ, बुक्स के साथ आप जो कह रहे थे कि एक बार रीडिंग का जो हैबिट हो जाता है, तो फिर वो रीडर को वो छूटना बहुत एक्चुअली मुश्किल हो जाता है। तो मेरी भी लाइफ में आई थिंक जब वो टीनेज ईयर्स आए, फिर मैं कॉलेज में थी, फिर फ्रेंड्स बने, फिर मैं बाहर जा रही थी, तब लगने लगा मुझे कि अब मुझे बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं, अब मैं मैं ज़्यादा बाहर जाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। लेकिन फिर भी रीडर्स ऑलवेज कम बैक। तो आई थिंक शायद उस टाइम पे 1 साल या कुछ होगा जो मैंने इतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक सडनली एक बुक ने अब मेरा इंटरेस्ट लिया, बुक शेल्फ से मैंने उठाया, पढ़ने लगी, और फिर से वो जर्नी शुरू हुआ। तो आई थिंक रीडिंग ऐसी हैबिट है, और इसलिए हम ऑथर्स भी चाहते हैं कि लोग रीडिंग कभी पढ़ना, लोग कभी ये ख़त्म नहीं करना चाहिए। बिकॉज जैसे हमने कहा, ट्रैवलिंग ओपन्स योर माइंड, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम नहीं निकल पा रहे हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे जब आप बुक्स पढ़ोगे तो वो आपका मन खोलेगा। तो चलो, आप पेरिस नहीं जा पा रहे हो लाइफ में, बट आप पढ़ोगे किसी का पेरिस, कोई बुक जो फ्रांस में सेट है, पेरिस में सेट है, और आपको वो एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऐसे लगेगा जैसे आप वहाँ पे हो। सो बुक्स एंड ट्रैवलिंग, आई थिंक आर बुक्स इज एक्चुअली लाइक अ जर्नी फॉर योर माइंड बेसिकली। तो आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ मेरा बेसिकली 10, 11, 12 में आई रियली गॉट इनटू बुक्स। और फिर एज ए यंग टीनेजर, मैं काफ़ी यंग थी जब आई एक्चुअली रेड अ सूटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ, जो मेरे वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स है। और फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑफ कोर्स, जो मैं अभी भी पढ़ती रहती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक वो एक क्लासिक ऐसा है कि कभी आउट ऑफ फैशन या कुछ नहीं जाएगा वो बुक। अब देखो तो कितने साल पहले लिखा गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से रिलेशनशिप्स के बारे में उस बुक में लिखा गया है, वो आज भी इसलिए आज भी अडेप्टेशंस होती रहती हैं उसकी, क्योंकि इट्स स्टिल रेलिवेंट। तो या आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ मेरा जर्नी ऑफ रीडिंग बुक्स। एनेट ब्लिटन बोला आपने, एनेट Yes. ब्लिटन मेरी भी फेवरेट रही बचपन से। या मेरी टीचर कहती थी कि हम स्टूडेंट्स आपस में जो गिफ्ट देते हैं किसी को, नया स्टूडेंट आता है तो भी, बर्थडे प्रेजेंट्स भी, तो करेक्ट। उसमें बुक्स एक्सचेंज करते थे हम। ओह नाइस। तो एनेट ब्लिटन सब मेरी टीचर्स को ये इनकरेज करना चाहिए। रीडिंग हैबिट बनती या है। करेक्ट। रीडिंग हैबिट रीडिंग क्यों ज़रूरी है, मतलब बच्चों में इनकलकेट करना? आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, रीडिंग से आपका मन खुलता है, राइट? और आई थिंक वो जो मैजिक है बुक्स में, जो आपको ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक दूसरी दुनिया में, वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स हम लोग मूवीज़ देखते हैं, OTT भी देखते हैं, शोज़ देखते हैं, एंड येस वो भी कर सकता है वो, बट जो इमेजिनेशन पावर है जो बुक से बढ़ता है, वो किसी शो को देख के नहीं होगा। बिकॉज वहाँ पे आपके लिए सब कुछ बना बनाया है, आपको सिर्फ वो कंज्यूम करना है। बट बुक्स में आपका जो इमेजिनेशन, जैसे आप वो कैरेक्टर को इमेजिन करोगे कि वो ऐसे दिखता है, वो ऐसे दिखती होगी, ये ह्यूमन जगह। ब्रेन विजुअल्स में Yes. इमेजिन करता है, और वर्ड्स पढ़ पढ़ के Exactly. विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा। Exactly. So it's that, yeah, imagination, visualization, and just that feeling के in fact एक स्टडी भी है कि हमको लगता है ऑब्वियसली म्यूज़िक सुनना भी इंसान को काम कर सकता है सोने से पहले। अगर आप बुक पढ़ोगे तो इट हैज़ बीन शोन कि वो आपको ज़्यादा काम कर सकता है कंपेयर टू लिसनिंग टू म्यूज़िक, इवन इफ़ इट्स रिलैक्सिंग म्यूज़िक। सो रीडिंग वो एक ऐसी हैबिट है जो मतलब आपको आगे चल के हेल्प ही कर सकती है। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स आई थिंक। तो पेरेंट्स को जितना हो सके बच्चों को रीडिंग का ये हैबिट डालना ही चाहिए, और बचपन से अगर होगा, बिकॉज आजकल ऑब्वियसली हम सब अपने, आई हैव ऑलवेज डन दैट, मैं भी अपने बच्चे को मतलब फ्रॉम द एज ऑफ फ्रॉम व्हेन ही वाज अ बेबी बुक्स पढ़ती थी, तो वो प्यार होगा उनका बुक्स की तरफ, वरना उनको लगेगा कि ये तो ये तो एक काम है, मुझे नहीं पढ़ना बुक। तो वो प्यार जो है बुक्स की तरफ अगर बचपन से
बच्चे एक्सपोज्ड हैं बुक्स के तो वो बढ़ेगा. एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू आई थिंक पेरेंटों के. या जी, एक तरह से पेरेंटिंग टिप भी दे दिया हाँ आपने। जी. कि बुक्स जो हैं, रीडिंग जो है, ये एक नर्ड्स हॉबी नहीं है। ओ गॉड या ये बहुत एंड यू नो एक्चुअली जैसे मैं कह रही थी जब मैं टीनेजर थी तो मेरा भी ख्याल ऐसे हो गया था जब मैं 17-18 साल की थी कि यू नो बुक्स के लिए अब मुझे टाइम नहीं है, मैं नर्ड नहीं हूँ, मुझे कूल होना है, मुझे बाहर जाना है. लेकिन फिर रियलाइज़ होता है कि वो सब चलता रहेगा और बाहर जाने में कुछ ऐसी तो क्या हुआ, मतलब आप बाहर जाओ, आप ओके यू हैव अ गुड टाइम, और फिर क्या, फिर आप आओ, एक अच्छी किताब पढ़ो और आप देखोगे कि आपका जो इफ़ेक्ट है आपके मूड पे, आपके माइंड पे, वो कैसे अलग होगा और कैसे डिफरेंट है. सो आई थिंक और जैसे कि हमने कहा आखिर के इंसान को अपने साथ वक्त बिताने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ते हैं आई थिंक उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है कि बिना दूसरे लोग नहीं होंगे मेरे साथ तो मैं आई कांट हैव अ गुड टाइम. लेकिन जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनको पता है कि यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम इफ़ यू आर अलोन विद अ बुक. यू डोंट नीड देन पीपल अराउंड यू एंटरटेनमेंट के लिए. तो आप खुद अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो एक अच्छे बुक के साथ. सो ये सब आई थिंक रीडिंग से ही आती है. आपने अभी अपनी टीनेज का जिक्र किया, Mm. हमारी हैबिट इनकलकेट हुई बचपन से ही. Yeah. तो आज टीनेजर्स और यंगस्टर्स इन देयर 20s, Yeah. वो जो आजकल मीम ट्रेंड्स, मीम Yes. इंडस्ट्री चल रही सोशल मीडिया पे, Correct. तो ये पॉप कल्चर में ना एक टर्म बहुत फेमस है, अडल्टिंग. Mm. और अडल्टिंग से भी ज़्यादा मिड लाइफ क्राइसिस, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस. Yes. तो 20-20 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आ गई, क्योंकि लाइफ अगर हम 80 ईयर्स जिएंगे तो 20 ईयर्स में क्वार्टर लाइफ क्राइसिस तो आ ही गया है. तो इन लोगों के लिए जिनके लिए अडल्टिंग सॉर्ट ऑफ हार्ड है, यार पता नहीं पेरेंट्स कैसे कर गए, हमसे तो नहीं हो रहा है, जॉब भी देखनी है, खुद का फिर नहीं, घर से दूर है तो रेंट वेंट देखना है, फूड सीन देखना है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है. है. राइट. तो और साथ साथ फिर वो स्ट्रेस लाइफ के हर फ्रंट पे दिख रहा होता है. तो उनके लिए कोई आप अडल्टिंग टिप्स दे सकते हैं, क्योंकि 19 टिल आई डाई यंगस्टर्स के अराउंड है बुक. या आई थिंक सी अडल्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सब स्ट्रगल कर चुके हैं उसके साथ. आई थिंक सबको ये होता है ये शौक, क्योंकि जब तक हम कॉलेज में होते हैं, लाइफ चल रही होती है, जब तक हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो सब कुछ इज़ टेकन केयर ऑफ. मम्मी खाना बना रही है, पापा भी कुछ हेल्प कर रहे हैं घर में, सब कुछ सॉर्टेड है. आपको सिर्फ अपना आप पढ़ रहे हो और दैट्स इट, आप अपनी लाइफ जी रहे हो. फिर जब आपको सब कुछ अपने लिए करना पड़ता है तब जाके वो रियलाइजेशन होता है. सो कुछ लोगों के लिए अडल्टिंग बाद में भी होती है, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो पेरेंट्स के साथ काफ़ी एज तक रहते हैं फिर जाके मूव आउट करते हैं और तब. सो बेसिकली आई थिंक जब भी इंसान अपने आप सडनली वो चेंज होता है ना, तो सडनली आपको अपने लिए चीज़ें करनी होती हैं एंड यू हैव टू लिव अलोन, तो वो हिट होता ही है, सबको होता है. एंड आई थिंक बट वही है कि इंस्टेड ऑफ हेटिंग इट, आप उसको देखो कि मैं इस चैलेंजेस से कैसे सॉर्ट ऑफ सीख सकती हूँ, मैं इस एक्सपीरियंस से कैसे लर्न कर सकती हूँ. और आप देखोगे कुछ महीने ये करने के बाद आप जो कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो कि आपको पता है कि लाइट का बिल मुझे भरना है, मुझे ये इस डेट पे ये करना है, रेंट करना है, मुझे अपना बजटिंग करना है, ये सब ऑटोमेटिकली मतलब प्रैक्टिस के साथ आ ही जाएगा और फिर आपको आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इनफैक्ट उससे. तो इंस्टेड ऑफ सोचना कि क्या है ये पसड़, मुझे नहीं चाहिए, आप देखो कि ये मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है एंड केपेबल बना रहा है लाइफ जीने के लिए. सो आई थिंक एंड ऑफ कोर्स जो कन्फ्यूजन होता है करियर को लेके, वो तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, बिकॉज राइटिंग तो मेरा कांस्टेंट रहा है लाइफ में, लेकिन मैंने बहुत सारे जॉब्स चेंज किए हैं. मैं मैनेजमेंट ट्रेनी थी, सो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा क्रिएटिव कॉलिंग है तो मुझे क्रिएटिव वर्ल्ड में होना चाहिए. फिर मैंने आरजेइंग की, फिर मैंने टीवी एंकरिंग किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी किताब लिखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. फिर सो बेसिकली आई थिंक वो सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि हर एक की जर्नी अलग होती है. तो जस्ट बिकॉज आपका एक फ्रेंड है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, बहुत तरक्की कर रहा है और उसी पाथ में है फ्रॉम द एज ऑफ 22 और 23, डजंट मीन कि आपका पाथ भी वही होना चाहिए. आप अपनी लाइफ अपनी तरफ से जियो एंड
आई ऑलवेज फील कि इट्स नेवर टू लेट। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही जॉब में हैं, खुश भी नहीं हैं, बट बिल्स पे करने हैं तो करते रहते हैं। फिर सडनली एट द एज ऑफ 45 उनको लगता है कि छोड़ो ये सब, मुझे तो सिंगिंग करना है और मैं अब वो ही करूँगी, और उनको एक्चुअली सक्सेस भी मिलता है उसमें। सो इट्स ऑल आपके ऊपर है। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि लाइफ छोटी है, लाइफ इज़ शॉर्ट। ये क्लीशेड भी है लेकिन सच भी है। तो अगर आपको सच्ची में कुछ करना है तो अभी स्टार्ट करो। और ये मेरा एडवाइस उनके लिए भी है जिनको लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर मैं जब यंग लोगों से मिलती हूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं 20s में जो कहते हैं कि मुझे भी हमेशा से लिखना था, बट फिर मैंने सोचा कि कैसे करूँ ये वो। और जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम कहते हैं, मैंने भी बहुत किया है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट बुक था नेवर से नेवर, उसका आइडिया तो मुझे आया था बहुत पहले, लेकिन वही होता है, सेल्फ डाउट भी होता है कि क्या ये सचमुच में बुक बनेगा। मुझे एक्चुअली एक फुल टाइम जॉब कर लेने चाहिए, सिक्योरिटी उसी से मिलेगी। तो वो आइडिया था, बट मैंने स्टार्ट भी किया लिखना, बट फिर मैंने उसको मैं रोज़ बैठ के नहीं करती थी, मैं आराम से लेती रही। फिर अचानक से एक बार आई थिंक नया साल एक शुरू हुआ और मुझे लगा कि क्या मैंने 2 साल भी वेस्ट किए, ये आइडिया है मेरे पास, मुझे पता भी है अच्छा आइडिया है, इस साल तो मैं ये बुक ख़त्म करके ही रहूँगी। अब लेकिन बुक सक्सेस होए ना होए, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, वो आई डोंट केयर, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना है। तो फिर मैंने वो अपने लिए वो गोल सेट किया, बुक कंप्लीट हो गया। और लोग आपको हमेशा डराते भी रहते हैं कि अरे बुक लिखोगे आप, लेकिन पब्लिशर्स इतना टाइम लेते हैं, इतना रिजेक्शन मिलता है। लेकिन मेरे फर्स्ट बुक के लिए मैंने जब मैन्यूस्क्रिप्ट भेजा, विद इन अ मंथ मुझे एक्सेप्टेंस मिला मेरे पब्लिशर से, और विद इन 4 मंथ्स मेरा बुक भी पब्लिश हो गया। सो इट्स ऑल, जो लिमिट्स हैं हम खुद सेट करते हैं अपने लिए। सो आई थिंक यंग लोगों के लिए मेरा वही एडवाइस होगा कि लाइफ है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जैसे मैंने कहा, वो तो मैंने सीखा है, वो है, वो होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आपका कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए कि ठीक है प्रॉब्लम, बट मैं डील कर लूँगी। मैंने जैसे पास्ट में इतने प्रॉब्लम्स से डील किया है और मैं निकल आई हूँ उनसे, आगे चल के भी ऐसे ही होगा। सो आई थिंक बीइंग काम इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ रियली अ सुपर पावर। मैंने रिसेंटली एक कोट पढ़ा कि काम इज़ अ सुपर पावर, बट इट रियली इज़। तो क्योंकि जब मैं आई थिंक व्हेन आई वाज यंगर, मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड होती थी। इनफैक्ट मेरे हर एग्ज़ाम के पहले मुझे हमेशा, मैं रोती थी, मैं मम्मी के पास जाती थी कि मैं ये फ़ेल करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बट मुझे वो एंग्जाइटी होती थी एग्ज़ाम्स के पहले। फिर एज़ आई ग्रू अप, अब जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स अब हैं एज अ ग्रोन अप कंपेयर टू जब मैं यंगर थी, लेकिन अब मैं उनको अच्छे से डील कर पा रही हूँ, टच वुड, आई होप आगे चल के भी हो, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है कि स्ट्रेस लेने से वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। तो रादर फाइंड द सोल्यूशन, और अभी नहीं मिल रहा सोल्यूशन तो ठीक है, मिल जाएगा। टेंशन लेने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। just try and do your best, or that is all you can really do in any situation. तो yeah, that is my advice for young people. और ये क्वार्टर लाइफ क्राइसिस और सब 20 की उम्र में तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत लाइफ पड़ी है आगे, एंड लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल नो मैटर व्हाट हैपन्स। इट्स इन आवर हैंड्स कि हम उसको बदल सकते हैं। हमको बस सोचना है कि हमें क्या चाहिए और फिर उसके तरफ वर्क करना चाहिए। आपने जैसे जिक्र किया, चैलेंजेस या एक्सपीरियंसेस हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। करेक्ट। ये जो अडल्टिंग प्रोसेस है, इसमें चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टी लगती है लोगों को। पेरेंटिंग में पेरेंट्स कैसे कॉन्शियस हो सकते हैं अपनी पेरेंटिंग को लेके, कैसे अवेयर होकर पेरेंटिंग करें, कि उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स, सिंस यू आर ऑल्सो अ पेरेंट, Yes. और आप इतने अवेयर भी हैं कि चाइल्डहुड से क्या क्या आपकी हैबिट्स और हॉबीज़ इनकलकेट हुई, Yeah. जो जिसने आपका फ्यूचर शेप किया। करेक्ट। तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चों को अडल्ट होने पर अडल्टिंग टफ ना लगे? हाँ, आई थिंक वो हम पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डालते हैं, हम सब ने किया है, राइट। और यूजुअली जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में, हम पेरेंट्स पे ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से, उन्होंने ऐसा किया, बचपन में मुझे ये नहीं मिला, इसकी वजह से। फिर जब आप खुद पेरेंट बन जाते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि इतना टफ जॉब है ये। एंड एज अ पेरेंट आई थिंक किसी पेरेंट को परफेक्ट बनने की का मिस्टेक ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। आप जितना भी करो अपने बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ रह जाएगा, और आगे चल के वो कहेंगे, आप आप अपना पूरा लाइफ उनके लिए सैक्रिफाइस करो, आप घर पे रहो, आप अपना करियर सैक्रिफाइस करो, और
आगे चल के वो आपको कहेंगे किसने कहा आपको आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं बनी, फॉर एग्जांपल। जब एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो बहुत औरतें फेस करती हैं कि वो अपने बच्चों को चूज़ करते हैं अपने वर्क के ऊपर, एंड विच इज़ अ पर्सनल चॉइस, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आगे चल के आपका बच्चा ही शायद आपको बोलेगा कि उसकी मम्मी को देखो, वो तो काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, आपने तो अपना कुछ लाइफ ही नहीं बनाया, और आपका रिस्पेक्ट उनकी आंखों में कम हो जाएगा। सो इसलिए आई थिंक एज अ पेरेंट आप को ये सोचना चाहिए कि ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट होगा मैं करने की कोशिश करूँगी, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होंगी। तो अभी भी एज अ वर्किंग एज अ वर्किंग मॉम होता है कि ये जगलिंग एक्ट होता है, राइट? हर बार के बच्चे का भी कुछ है, स्कूल का भी चल रहा है कुछ, आपको अपनी बुक के लिए भी कुछ करना है, जॉब का भी चल रहा है, सोशल कमिटमेंट्स भी है, पेरेंट की तरफ भी कुछ ऑब्लिगेशन। आजकल हम इस एज में है कि हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं, तो उनका हेल्थ, सो ये सब चलता रहता है। तो हर एरिया में आपके लाइफ में आप 100% एक टाइम पे नहीं दे पाओगे, तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, और आपको ओके होना है उस पे कि ठीक है, सो आई थिंक मैं काफ़ी आजकल पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों के लाइफ में, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हम हर चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज फिर हम ही अपना सैनिटी खो लेंगे। अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा हमको। सो कुछ चीज़ अगर कोई और कर सकता है, आपका लाइफ ईजी बना सकता है कोई और, आपके बच्चे को क्लास पे लेके जा सकता है, तो ठीक है, यू डोंट गो फॉर दैट क्लास, आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल दो उस टाइम पे। ये आपको एक बैड मदर या बैड फादर नहीं बनाएगा अगर आप अपने बच्चे के एक फुटबॉल मैच पे नहीं गए, फॉर एग्जांपल। मतलब ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं उनके लाइफ में, यू वांट टू बी देयर, और आप अपना पूरा कोशिश करेंगे वहाँ पे होने के लिए, लेकिन आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली आपके बच्चे को लगना चाहिए कि आप उनके लाइफ में इंटरेस्टेड हो, आप केयर करते हो उनके लिए, और वो बॉन्ड आपके पास है। जब वो बात कर रहे हैं आपसे, तो आप सुनो उनकी बात। आजकल हम सब अपने फ़ोन्स पे रहते हैं, तो आपका बच्चा आके आपको कुछ बोलेगा, आप आधा सुन रहे हो, आधा, तब उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, राइट? तो जब आप उनके साथ हो तो उनको अटेंशन दो, उनको टाइम स्पेंड करो, उनसे बात करो। एंड इट्स अमेजिंग, क्योंकि मेरा बच्चा भी 5 साल का है, तो कभी कभी लगता है कि अब इतने छोटे बच्चे के साथ मतलब कैसे कन्वर्स करूं, बट आप बात करोगे उनसे, उनको पूछोगे आपका दिन कैसा था, उनको आप इंटरेस्ट वो दिखाओगे, तो उनके कॉन्वर्जेशनल स्किल्स भी बढ़ेंगे एक, और दूसरा उनको लगेगा कि रियली मेरे पेरेंट्स केयर करते हैं मेरे बारे में, जानना चाहते हैं मेरे लाइक्स मेरे डिसलाइक्स। सो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है एज अ पेरेंट। बाकी मिस्टेक्स होती रहती हैं, सो डोंट फील गिल्टी एंड डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, एज लॉन्ग एज आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे आपने उनको खाना मिल गया, वो स्कूल गए, वो सो रहे हैं अभी, वो ठीक है, इट्स ओके। कुछ डेज आप भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे वर्क में या बिजी होंगे, तो शायद इतना टाइम नहीं दे पाएंगे बच्चों को, इट इज़ ओके, एज लॉन्ग एज ओवरऑल आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहें, आई थिंक इट्स फाइन। जी। जैसे आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो परफेक्शन की तरफ जाते हैं। यस, या, और आपने कहा एक फ्रेंडली काइंड ऑफ बॉन्ड बनाना चाहिए। यस, और बुक में भी जो मेन प्रोटैगनिस्ट्स हैं, या, वो जितने भी लोग हैं, एक उनमें फ्रेंडली काइंड ऑफ बॉन्ड फ्रेंडशिप के अराउंड है। यस, ना सिर्फ ये, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में एक फ्रेंडशिप की लेयर है। यस। तो ट्रू फ्रेंडशिप का आइडिया क्या है आपके लिए? आई थिंक ट्रू फ्रेंडशिप का आइडिया भी मेरे लिए बदलता रहा है एज आई ग्रोन अप, राइट? पहले तो वही था कि जिसके साथ आप हंस के आपको मज़ा आए, आप बाहर जा रहे हो, यू हैविंग अ ग्रेट टाइम। फिर जब आपकी लाइफ में कुछ टफ फेज आएंगे, टफ टाइम्स आएंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा जो फ्रेंड आपके साथ है उस मोमेंट में, वो आपके सही ट्रू फ्रेंड्स हैं। लेकिन आई थिंक एक और बात जो मैंने रियलाइज़ किया है, वो भी स्पेशली आजकल के दुनिया में सब लोग इतने बिजी हैं, और स्पेशली एक बार लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको उनको भी स्पेस देना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओ मेरे फ्रेंड ने मुझसे 5 दिन तक बात नहीं किया और मेरा कॉल नहीं रिटर्न किया, तो बस अब मुझे नहीं बात करनी से।
इस टाइप का एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शायद उसके लाइफ में कुछ चल रहा है जो वो अभी बात नहीं कर पा रहा है मेरे से. सो आई थिंक वो लोगों को स्पेस देना और समझना कि उनको भी हर रिलेशनशिप में अगर आप इतना पोजेसिव या इतना उनके टाइम को होल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बैठेगा. तो जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैं बाहर रह चुकी हूँ, पहले साउथ अफ्रीका में, फिर कनाडा में, फिर मैं इंडिया वापस आ गई. सो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स तो इंडिया में है भी नहीं, और शायद 10 सालों में मैंने अपने और मैं उनको क्लोज फ्रेंड्स मानती हूँ, बट शायद हम सिर्फ 3-4 बार मिले हैं. बट ऐसा फ्रेंडशिप है कि वी कैन पिक अप वेर एवर यू लीव ऑफ, राइट. तो आई थिंक मेरे लिए ट्रू फ्रेंडशिप वही है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना एक दूसरे से कि तुमने मुझसे बात ही नहीं की 10 दिनों से, या 1 महीने से मैंने बात ही नहीं की तुमसे. ठीक है, तुम अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब तुमने फ़ोन उठा के तुमने बात की, तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ कहना है. आई एम हियर टू लिसन फॉर यू. तो आई थिंक वो मेचोरिटी लेवल होनी चाहिए फ्रेंडशिप में, तब जाके रिलेशनशिप्स अच्छे से फ्रेंडशिप्स भी मेंटेन होंगी. एंड आई थिंक एज अ फ्रेंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए होना, लेकिन आई थिंक एंड मेरे फ्रेंड्स भी थैंकफुली है मेरे लिए. बट जैसे कि मैंने कहा, कोई सपोज़ अपने लाइफ में बिज़ी है और सपोज़ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो वो मेरे लिए उस टाइम पे नहीं हो सके, तो मैं उसके खिलाफ होल्ड नहीं करती. ग्रजेस नहीं. या ग्रजेस नहीं होल्ड करने चाहिए, बिकॉज फिर तो मतलब एंड में आप कोई इंसान नहीं रहेगा आपके साथ. सो वो समझना चाहिए कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है, एज लॉन्ग एज दे आर देयर, और जब आपको रियली ज़रूरत है तो आपको है. और वो इतने लोग होंगे भी नहीं. सपोज़ आपको रियल प्रॉब्लम होगी तो आप 20 लोग तो नहीं होंगे जो आप कॉल कर सकते. वो 2-3 ही होंगे जो रियली आप आप कॉल कर पाओगे उस मुश्किल मोमेंट में. बट दैट्स फाइन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. तो वो मैंने रियलाइज़ किया फ्रेंडशिप के बारे में. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आप हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी स्पेशली जो आपके दिल के करीब हों, ऐसी किताबें जिन्होंने आपका दिल छू लिया हो, ऐसी कोई बुक्स जो रिकमेंड करना चाहेंगे? या आई थिंक हम पहले भी बात कर रहे थे. सो एक्चुअली द काइट रनर, खालिद हुसैनी, 1000 स्प्लेंडिड सन्स, आई थिंक वो सब बहुत ब्यूटीफुल बुक्स हैं. और उनके मैसेज भी होता है उसमें अबाउट रिलेशनशिप्स एक्चुअली, कि उसमें भी काइट रनर स्पेशली में, कि लविंग अनकंडीशनली, एज अ फ्रेंड उसने अपने फ्रेंड के लिए क्या कुर्बानी दी और उसको कितने साल बाद रियलाइज़ हुआ. तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी ब्यूटिफुली रिटन. So that is a beautiful book, and I would recommend The Kite Runner, and also 1000 Splendid Suns, again to show you कि there is hope despite all that is happening. Hope है life में. Then another book is of course Paulo Coelho, The Alchemist. I think सब लोग हमेशा इस बुक के बारे में रिफ़र करते रहते हैं, बट क्योंकि उसका मैसेज इतना सिंपल है, क्योंकि वो एक जर्नी पे जाता है इंसान, बट एंड में उसको रियलाइज़ होता है कि जो मैंने सपना देखा है वो हो सकता है, एग्जैक्टली दैट, कि मैनिफेस्टिंग, और आई कैन अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव. तो आई थिंक वो सबके लिए अच्छा है पढ़ने के लिए. देन ऑफ कोर्स द सीक्रेट, जो मैंने भी बचपन में पढ़ी थी, फिर कई साल नहीं पढ़े, और फिर रिसेंटली मैंने पढ़ना शुरू किया, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड अपने आप को रिमाइंड करना कि ये सब जो हो रहा है मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हूँ. एंड देन व्हेन इट कम्स टू फिक्शन, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और वो कितनी ब्यूटिफुली रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स को समझाता है. एंड देन आई ऑल्सो, जो जॉनर मैं लिखती हूँ वो एक्चुअली वो लाइट रीड्स कहते हैं उसको, रोमांटिक कॉमेडीज़ या लाइट फन रीड्स. तो मैं जब कॉलेज में थी मैंने ऐसे काफ़ी बुक्स पढ़े थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किए थे इस जॉनर में लिखने के लिए. सो देयर इज़ एन ऑथर कॉल्ड मैरियन कीज, एंड शी हैज़ सम बहुत अच्छे बुक्स लिखे हैं उसने. उनका एक बुक बहुत अच्छा है, विच इज़ कॉल्ड एनीबडी आउट देयर, जो एक्चुअली ग्रीफ से डील करने के बारे में है, लेकिन फिर भी उसमें ह्यूमर है, फिर भी सो लॉस भी है, लेकिन फिर भी इंसान को कैसे बढ़ना चाहिए. और तो वो बहुत अच्छी तरह से लिखती हैं, और वो हर बार अपने बुक में कुछ ना कुछ इशू होता है, लेकिन फिर भी ह्यूमर होता है. और आई थिंक वो मैंने उनसे सीखा है अपने बुक्स के लिए भी और अपने लाइफ के लिए भी, कि जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, बट लाइफ छोटी है, तो आपको उसी प्रॉब्लम्स में ही आपको ह्यूमर भी ढूंढना है, आपको हंसना भी है, और आपको खुशी खुशी ये लाइफ बितानी है बेसिकली. सो या दैट्स द लिस्ट. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. तो आज के एपिसोड में हमने जाना
कि रीडिंग स्वाध्याय कितना ज़रूरी है और बच्चों में ये रीडिंग की हैबिट कैसे इनकलकेट की जाए, सेल्फ लव कितना ज़रूरी है, ट्रैवलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी सेल्फ ग्रोथ में, और एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे पत्री जी कहते हैं, अनुभव ही ज्ञान है। आप ही के अनुभवों से बना हुआ पीएमसी हिंदी चैनल है। अगर आपने ये एपिसोड टीवी पे देखा है तो कृपया पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देखा है तो पीएमसी हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए सायोनारा, आपका प्यारा। मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूंगा दोबारा किसी नए लेखक के साथ, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारी बात। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।